नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे क्लासेस जागृति क्लासेस में। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कल हम लोगों ने चर्चा किया था मौर्य काल पर। ठीक है, तो मौर्य काल पर हम लोग चर्चा किए थे मौर्यकालीन राजनीति और उसके प्रशासन। तो मौर्यकालीन राजनीति पर हम लोगों ने चर्चा किया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सारी इसकी प्रारंभिक जीवन की कहानी बताया था आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य किसी गरीब या सामान्य परिवार में पैदा हुआ था और जब अपमानित होता है कौन, चाणक्य, तो एक समय ये चाणक्य राजगृह या पाटलिपुत्र से कहीं जा रहा होता है पश्चिमोत्तर भारत की ओर। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने साथियों के साथ एक खेल खेल रहा होता है जिसका नाम मैंने बताया था आपको कि नाम था राजकीलम। तो राजकीलम खेल खेलता हुआ वह किसको दिखाई पड़ता है, चाणक्य को। तो चाणक्य उसकी प्रतिभा से काफी प्रभावित होता है और उसको अपने साथ ले जाता है। शिक्षा दीक्षा तथा सैन्य प्रशिक्षण इसको बाकायदा देता है और 322 ईसा पूर्व में 322 बीसी में चाणक्य तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। ठीक, ये हमने आपको कल बताया था। उसके बाद हमने चंद्रगुप्त मौर्य की सामान्य उपलब्धियों के बारे में हमने चर्चा की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग पूरे अखिल भारतीय साम्राज्य को स्थापित किया। पूरा उसका पश्चिमोत्तर में हमने बताया था पाकिस्तान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्वोत्तर में हमने बंगाल तक बताया था और पश्चिम उत्तर में हमने कश्मीर तक उसके क्षेत्र को बताया हुआ था। फिर हमने ये बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक युद्ध होता है सेल्यूकस से। सेल्यूकस से क्यों युद्ध होता है? जब ये पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करता है तो सिकंदर का ये सेनापति रहता है। सिकंदर ने सेल्यूकस को कांधार और वर्तमान का मान लीजिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर सेल्यूकस को क्या कर दिया था, अपना अधिपति साबित कर दिया था या अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था। उसकी मृत्यु हो गई थी, सेल्यूकस वहां शासन कर रहा था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य राजनीतिक या साम्राज्य विस्तार के लिए उधर जाता है तो इससे युद्ध क्या होता है, अवश्यंभावी हो जाता है और 305 ईसा पूर्व में बीसी में इसके साथ युद्ध होता है और इस युद्ध में ये हार जाता है। 4 राज्य जिसको कहते हैं हम अराकोसिया, एराक, चेड्रोसिया, पेरोपनिसडाई, जो हमने आपको बताया था बकायदा नोट्स में लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, सेल्यूकस को देना पड़ता है और अपनी पुत्री जिसका नाम हेलन रहता है या हेलेना रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करता है। उसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिया था। उसका कारण क्या था? जब हम लोग 16 महाजनपद पढ़ रहे थे या मगध का उत्कर्ष पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि यहाँ जो जंगल पाए जाते हैं मगध और पाटलिपुत्र के क्षेत्र में, वहां जंगलों में हाथियां भी बहुत पाया जाती थी जिससे सैन्य में उसका उपयोग किया गया। तो ये सेल्यूकस के साथ युद्ध होता है, 2 चीजें इसमें होती। उसके बाद अपने साम्राज्य के अंत में, अपने राजनीतिक काल के अंत के दिनों में ये भद्रबाहु के नेतृत्व में चला जाता है कर्नाटक। कर्नाटक में कहा, श्रवणबेलगोला हमने आपको बताया था, कहाँ चला जाता है, श्रवणबेलगोला, और वहां पर संलेखना या संथारा के तहत अपने जीवन लीला को ये समाप्त करता है। यही चीज हमने कल आपको बताई थी, यही लिखा भी है। देखो, जैन भद्रबाहु के साथ चला जाता है। इसके शासन काल में मेगास्थनीज भी आता है जो कि सेल्यूकस का राजदूत रहता है। उसको यूनानी स्रोतों में एंड्रोकोटस कहा गया है। ये हमने आपको बता ही दिया, गुजरात, पश्चिम और सारी चीजें। फिर इसके बाद बिंदुसार होता है। बिंदुसार में मैंने आपको बताया था यूनानी स्रोतों में इसको अमित्रघात या मित्रोकेट्स कहा जाता है और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं वो क्या रहता है, आजीवक संप्रदाय का रहता है। इसके शासन काल में डाइमेकस आता है। कौन आता है? डाइमेकस। डाइमेकस कहाँ का शासक रहता है?
राजदूत किसका रहता है? तो एंटियोकस प्रथम, जो सीरिया मैंने बताया था, सीरिया कहाँ है? ईरान और इराक के पास है सीरिया, जिसको गल्फ कंट्रीज कहते हैं, वहां का राजा रहता है सीरिया का एंटियोकस। उसका जो राजदूत रहता है डायमेकस, इसके शासनकाल में आता है। ये महत्वपूर्ण चीज है। और उससे मैंने आपको बताया था कि 3 चीजों की मांग करता है, 2 दार्शनिक की मांग करता है, सूखी अंजीर और मदिरा। तो दार्शनिक नहीं देता है, बाकी सूखी अंजीर और मदिरा देता है। और मैंने ये आपको बताया कि नियतिवादी और का ये वो था, अनुयायी था। फिर अशोक की हम लोग चर्चा करते हैं, राज्याभिषेक की बात करते हैं। 13वें शिलालेख में अशोक रहता है। फिर उसके बाद कलिंग युद्ध का वर्णन भी 13वें शिलालेख में। शस्त्र विजय के स्थान पर ये धम्म विजय को अपनाता है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को, उत्तराधिकारों को युद्ध नीति त्यागने का इसने वो दिया था। फिर महानता, महानता जैसे शब्द से मैंने आपको परिचय कराया। ग्रेटनेस क्या होता है मैंने ये आपको बताया उदाहरण देके। कल वाली क्लास आप देखिए, आपको नया कॉन्सेप्ट मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति महान क्यों होता है, महानता की क्या लक्षण है, क्या ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है या एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है। तो हमने ये बताया था कि ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि कोई जो 3-4 चीजें होती है किसी के जीवन में, वो आदमी फुलफिल करे तो वो महान माना जा सकता है। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया था, कल की क्लास आप देख सकते हैं। फिर अशोक के कार्यों की मैंने बात की थी। फिर अशोक का धम्म एक नैतिक आचार संहिता था, हमने आपको सारी चीजें उसमें बताई थी। मैंने बताया था अपासिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे छ अपि। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो वर्णन मिलता है अशोक के धम्म का, वो कहाँ से मिलता है? तो मैंने आपको बताया था राहुलोवाद सूक्त है, राहुलोवाद सूक्त। याद कर लीजिए, ये पीसीएस हो या आईएएस हो, सारे जगह सवाल ये पूछा गया है। ठीक है, अशोक का धम्म यहां से लिया गया है और इस पर मैंने आपको पूरा व्यापक चर्चा किया है। अशोक का धम्म अहिंसा, दया, करुणा, सहिष्णुता, सत्यवादिता, माता पिता गुरुजनों व बड़ों का सम्मान, ब्राह्मणों व श्रमणों का सम्मान, मित्रवत व्यवहार, प्राणियों के प्रति दया, संयम और निरंतर आत्मनिरीक्षण, सारी चीजें हमने आपको बताई हुई थी। ठीक है, फिर हमने ये बताया था ये कोड ऑफ कंडक्ट है। फिर उसके बाद मौर्य वंश का पतन होता है, 2 भाग बनते हैं, उज्जैन में संप्रत के अधीन और मगध में दशरथ के अधीन ये शासन करते हैं। फिर मगध में जो दशरथ के बाद शासक होते हैं सालिशुक, देववर्मन, धनवन और बृहद्रथ, बृहद्रथ की हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग और ब्राह्मण धर्म का शुंग वंश की स्थापना करता है। इसके बाद हमने बताया था आपको क्या है प्रशासन। प्रशासन में हमने केंद्रीय प्रशासन बताया था। केंद्रीय प्रशासन में हमने महामात्र और अमात्य की चर्चा की थी। केंद्र में राजा को रखा, राजा अंतिम विधि निर्माता, सर्व प्रमुख राजा ही होता था और सारी नीतियों या व्यवस्था का परिचालक कौन करता था, परिचालन कौन करता था? राजा करता था। उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, मंत्रियों में कुछ अधिकारी होते थे। और मैंने बताया था तीर्थ के बारे में बताया था, कई अध्यक्षों के बारे में बताया था और बताया था जितना ये दिया है समाहर्ता और सन्निधाता की चर्चा आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तीर्थ का मतलब होता है सर्वोच्च अधिकारी मौर्य काल में। आज के संदर्भ में तीर्थ का मतलब होता है धार्मिक यात्रा, उस समय सर्वोच्च अधिकारी। फिर मैंने कुछ अध्यक्षों की बात की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सीता अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष, पड़या अध्यक्ष और आकरा अध्यक्ष, 4 आप जानिए। 8 रट पाइए तो रट लीजिए, बाकी मैंने आपको ये 4 बताया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज अर्थव्यवस्था। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कुछ इसके प्रांत भी थे, प्रांतीय प्रशासन भी था इसका। प्रांतीय प्रशासन सेम पैटर्न पर था। तो प्रांत का जो प्रशासक होता था उसको उपरी कहा जाता था। ठीक है, फिर इसके बाद जिला प्रशासन था। जिला प्रशासन, जिला को विषय कहा जाता था।
और फिर ग्राम प्रशासन था, ग्राम को ग्रामिक इसका प्रमुख होता था। ये मोटा मोटी आपको जानना है। फिर अर्थव्यवस्था पर आ जाते हैं। राजस्व और एकाधिकार कुछ प्रमुख कर थे जिसको आपको जानना है। विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए थे इसमें, ठीक है। राजस्व और गुप्तचर व्यवस्था, राज्य की आंखें थे। अभी अर्थव्यवस्था नहीं आया है, ये प्रशासन में ही आएगा, राजस्व और गुप्तचर व्यवस्था, ठीक है। तो भाग नाम का एक कर लगता था इसके शासनकाल में, जो भू राजस्व कर था, भाग, ठीक है। एक प्रणय कर लगता था, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपातकालीन कर कहा जाता था, ठीक है। शुल्क को व्यापार कर कहा जाता था। बलि और पिंड कर भी यहाँ पर लगता था, ठीक है। राज्य का एकाधिकार मोनोपोलिक इसमें था। तो खनन पर, वन पर, नमक पर, शस्त्र निर्माण और मदिरा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचर व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया था, जिसको कहते थे संस्था और संचरा, ठीक है। संचरा मतलब संचार, मतलब ये घूम घूम कर करते थे, घूम घूम कर ये गुप्तचरी करते थे। और संस्था क्या थी, एक ही स्थान पर रहकर ये गुप्तचरी करते थे, ठीक है, स्थान पर। तो यही है, एक ही स्थान पर रहकर सूचना एकत्र करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। संचरा या संचर जिसको कहते हैं स्थान बदल बदल कर भ्रमणशील, जैसे जो आजकल के क्या कहते हैं हमारे एजेंट होते हैं, रा के हो गए या आईबी के हो गए, वो कैसे होते हैं, ऐसे भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं। संस्थाएं उनको कनेक्ट करती हैं या उनको निर्देशित करती हैं उस हिसाब से। और जो गुप्तचरी करते थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था, ठीक है। जो गुप्तचरी करते थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। और जो महिलाएं गुप्तचरी करती थी उनको रूपा जीवा कहा जाता था, रूपा जीवा। वेश्याओं को भी गुप्तचरी में भी लगाया जाता था और महिलाओं को ज्यादातर लगाया जाता था। आजकल आप लोग नाम सुनते होंगे इस हनी ट्रैप का, तो मौर्य काल की वो दिन है, मौर्य काल से ही चला आ रहा है जो हनी ट्रैप हो रहा है आज। आप सुनते होंगे, सेना में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, तो हनी ट्रैप का मतलब ये होता है कोई भी सुंदर स्त्री के बहलावे फुसलावे में आकर महत्वपूर्ण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लीक करना ही क्या होता है, उसको हनी ट्रैप कहा जाता है। किसको हनी ट्रैप कहते हैं? किसी सुंदर कन्या के प्रभाव में आकर महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाएं बताना या लीक करना, उसको हनी ट्रैप कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ मौजूद था हनी ट्रैप? आप जानते हैं कहाँ? मौर्य काल में मौजूद था। जो महिलाएं होती थी, गुप्तचर महिलाएं, उनको रूपा जीवा कहा जाता था, ठीक है, याद कर लीजिए। और गूढ़ पुरुष कहा जाता था, जो कि गूढ़ रहस्य लेकर आते थे, तो इनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। अब जैसे इसके यहाँ अभी प्रशासन ही चल रहा है, गुप्तचर प्रशासन। अब सैन्य प्रशासन पर आते हैं हम लोग। तो सैन्य प्रशासन में कौटिल्य के अनुसार सेना के 4 अंग होने चाहिए, और 4 अंग थे। पहला तो पैदल सेना, जिनको पदात कहा जाता था। दूसरा अश्वारोही सेना, जो मतलब घोड़े पर थे। तीसरा रथ पे। और चौथा गज सेना। तो गज और रथ सेना सबसे पीछे होती थी। सबसे पहले पैदल सेना, फिर अश्व पर आधारित लोग रहते थे। मेगस्थनीज के अनुसार 6 अंग था। कहा? मौर्य सेना में 4 अंगों के साथ नौसेना की भी बात करता है, और रसद एवं परिवहन व्यवस्था जो करता था उसकी भी बात करता है। रसद एवं परिवहन व्यवस्था से आशय ये है कि मान लीजिए आपने कैंप लगाया और युद्ध कई दिन चला, 10 दिन चला, 15 दिन चला, तो आप एक बार खाकर तो युद्ध कर नहीं सकते, या आपके जो हथियार हैं हो सकते हैं वो टूट जाएं, खराब हो जाएं। तो जो रसद और परिवहन, जो हथियारों की आपूर्ति करता हो और खान पान की सामग्री को पहुंचाता हो, वो भी तो सेना में ही शामिल किया जाएगा। तो इसीलिए
इसने कहा कि नौसेना भी थी इसमें, और रसद एवं परिवहन जो ले जाते थे ले आते थे उनको भी सेना में शामिल किया जाता था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, आपको मैंने ये बताया है, इसको ध्यान में रखिए। फिर न्याय प्रशासन की बात आ जाए तो हमने आपको बताया था दो प्रकार के न्याय होते थे। एक होता था धर्मस्थीय, ठीक है, धर्मस्थी, और एक होता था कंटक शोधन। हमने आपको कंटक शोधन हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक काल तभी बताए थे। धर्मस्थी को दीवानी न्यायालय कहा जाता था, ठीक है, और कंटक शोधन को क्रिमिनल फौजदारी जिसको कहते हैं न्यायालय कहा जाता था। तो धर्मस्थी न्यायालय दीवानी मामलों की सुनवाई करता था, मतलब जैसे संपत्ति, विवाह आदि। कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी मतलब मामलों के जैसे हत्या, देशद्रोह आदि की करता था। दंड विधान क्या, कौटिल्य और मेगस्थनी दोनों का अपराध के अनुसार दंड दिया जाता था। मतलब अगर आप कठोर अपराध किए तो कठोर दंड दिया जाता था, ठीक है। तो हमने ये भी बताया, अभी देखिए साम्राज्य का जाल, प्रांतीय, स्थानीय और नगर प्रशासन, ठीक है। मैंने कहा प्रांतों को चक्र कहा जाता था, ठीक है, और राज परिवार के सदस्य होते थे जिनको आकुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था, उनको उपरिक भी कहा जाता था, ठीक। और प्रांत कई मंडल में विभाजित थे, जैसे आज जिला बन के कई मंडल होते हैं, कई जिले बन के 4-5 जिले बन के एक मंडल होते हैं, तो यहाँ भी। फिर उसके बाद जिला को आहार या विषय, हमने आपको बताया है कि आहार या विषय यहाँ भी था, और गुप्त काल जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां भी विषय मिलेगा। स्थानीय इकाइयां जो थी, फिर जिले के बाद द्रोणमुख होता था। जिले के बाद जो होता था वो क्या होता था, मान लीजिए द्रोणमुख आज का तहसील, ठीक है, संग्रहण आज का ब्लॉक मान लीजिए, और खरवटिक मतलब कई ग्रामों का समूह जिसको कहते थे न्याय पंचायत की स्थिति आप मान लीजिए, ठीक है, ये स्थिति यहाँ पर होती थी। फिर उसके बाद एक गांव प्रशासन की सबसे छोटी गई, ग्रामिक या ग्रामणी होता था ये प्रशासन का वो। फिर हम लोग बात करते हैं मेगस्थनीज। हमने जब आपको पढ़ा रहे थे साहित्यिक स्रोतों में, तो मेगस्थनीज की इंडिका पर हमने बताया था कि इसने चर्चा की थी। कुल नगर प्रशासन के लिए अलग एक इकाई ही थी, नगर प्रशासन के लिए अलग एक इकाई थी जो छह समितियों में बटी हुई थी, ठीक है। 6 समितियां थी, और 6 समितियों में प्रत्येक में 5-5 सदस्य होते थे, और 30 सदस्यों में वो बटा होता था, ठीक है। और प्रत्येक 5 सदस्य जो होते थे वो कुन कुन कामों को देखते थे। पहला तो आप देखिए कि वो देखते थे व्यापार उद्योग नियंत्रण, जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र वो इकट्ठा करते थे। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य होता था उसमें 5 सदस्य रहते थे। विदेशियों का रिकॉर्ड भी देखते थे, और विभिन्न प्रकार के काम होते थे। इन 4 का वर्णन आपको यहाँ हमने किया, ठीक है। तो मोटा मोटा आप लोग समझ गए। प्रशासनिक इकाई हमने ये बताया कि प्रशासन में क्या था, केंद्रीय प्रशासन जिसका सर्वप्रमुख कौन होता था, राजा होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, अमात्य और महामात्र होते थे। फिर हमने बताया कि जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था, जिसमें समाहर्ता और सन्निधाता की हमने चर्चा की। समाहर्ता जो कलेक्टर था, रेवेन्यू कलेक्टर, सन्निधाता को हमने बताया कोषाध्यक्ष था। फिर हमने कई 27 अध्यक्षों का नाम बताया आपको। उन 27 अध्यक्षों में हमने सीता अध्यक्ष मतलब जो कृषि विभाग का, पर्याध्यक्ष जो मापतौल का, आकराध्यक्ष जो खनन विभाग का, और इसी प्रकार के 7-8 हमने आपको बताए। फिर हमने आपको क्या बताया कि जो राष्ट्र था वो कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिसको चक्र या उपरिक कहा जाता था। और इसका जो प्रमुख होता प्रायः राज परिवार से ही होता था, जिनको कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। फिर उसके बाद वो जो प्रांत था वो विषय या मंडल में बटे होते थे, प्रांत के अधीन इकाई होती थी। मंडल जो प्रत्येक जिले में होते थे, जिले को आहार या विषय कहा जाता था, और इसके जो प्रमुख अधिकारी होते थे
उनको युक्त, राजुक और प्रादेशिक कहा जाता था, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर स्थानीय इकाइयों की हमने चर्चा की और आज से तुलना भी किया हमने कि द्रोणमुख को तहसील मान लीजिए, इसको ब्लॉक मान लीजिए और इसको न्याय पंचायत मान लीजिए, ग्राम मान लीजिए। ग्राम का जो प्रमुख होता था वो ग्रामणी या ग्रामिक होता था। ठीक, फिर हमने इसके बाद मेगास्थनीज की इंडिका के आधार पर आपकी चर्चा की और बताया कि 6 समितियों की चर्चा होती है इसमें, और प्रत्येक समितियों में 5-5 सदस्य होते हैं, तो बराबर 30 हो जाएगा। 30 सदस्यों की एक वो होती थी, ये हमने आपको बताया। अब प्रशासन आपसे कोई भी आए, किसी भी एग्जाम में आए, चाहे वो यूपीएससी में आए, चाहे वो यूपीपीसीएस में आए, वनडे की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो वनडे से सारा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ये हमने आपको बताया। अगर आप देखते हैं कि मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या रही है, तो एक बार हम लोग इसको बढ़िया से आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए, अत्यधिक केंद्रीकृत एवं राजतंत्रात्मक शासन। एक इतिहासकार हुई है प्राचीन भारत की, जिनका नाम रोमिला थापर है। क्या नाम है इनका? रोमिला थापर। एक और इतिहासकार प्राचीन भारत के हैं, जिनका क्या नाम है? राम शरण शर्मा। आमतौर पर इन दोनों को, बातों को प्राचीन इतिहास में मान्यता दी जाती है। बाद में काउंटर भी हुआ है आधुनिक राष्ट्रवादी इतिहासकारों द्वारा रोमिला थापर का। तो रोमिला थापर ये कहती थी कि मौर्य प्रशासन जो था अत्यधिक केंद्रीकृत और राजतंत्रात्मक था, और मौर्य साम्राज्य के पतन का जो कारण भी हुआ वो क्या हुआ? केंद्रीकृत शासन व्यवस्था ही थी। कैसे पतन हो सकता है उसका कारण सोचिए। जैसे आपका बहुत विशाल साम्राज्य है, और विशाल साम्राज्य में आपके पास चंद्रगुप्त जैसा और अशोक जैसा शासक है, जो कि कठोर भी हैं और योग्य भी हैं। वो प्रजा को अपने या तो बाहुबल से या तो बौद्धिक लेवल पर जाकर वो संतुष्ट कर देते हैं। तब तो आपका साम्राज्य पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा और प्रजा और प्रशासन अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन यदि कोई अयोग्य व्यक्ति राजा बन जाता है, जैसा कि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, चुनने का अधिकार तो था ही नहीं, तो मान लीजिए अशोक का पुत्र हो गया सालिशुक या हो गया संप्रति, वो अयोग्य निकल गया तो कमजोर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सेंट्रल में पावर है, और पावर जो हैंडल करने की जो क्षमता होनी चाहिए व्यक्ति में वो है ही नहीं। तो जब धीरे धीरे वो संकेत बाहर जाएगा, जो क्षेत्रीय और सीमावर्ती शासक हैं या सामंत हैं या प्रशासक हैं, धीरे धीरे अपने को स्वतंत्र करने लगेंगे, और यही मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण भी बना। दूसरा है, राजा सर्वोच्च प्रशासक और न्यायाधीश व सेनापति होता था। ये मैंने बताया आपको। नीति निर्माण हेतु मंत्रिपरिषद की सहायता ली जाती थी, और मंत्रिपरिषद सत्ता संचालन हेतु महामात्र अमात्य वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, फिर मैंने ये बताया कि जो तीर्थ एक संकल्पना आई, तीर्थ को कहा गया सर्वोच्च या सर्व प्रमुख अधिकारी, सर्वोच्च पदाधिकारी। ठीक है, ये रख लीजिए आप लोग। फिर 27 अध्यक्षों द्वारा विभागीय प्रशासन का सूक्ष्म नियंत्रण किया जाता था। हम लोगों ने समाहर्ता और सन्निधाता की चर्चा की। हम लोगों ने भाग क्या था? भूमिकर था, हमने बताया आपको। प्रणय क्या था? आपको हमने बताया आपातकालीन कर था, ये बताया था हम लोगों ने। शुल्क मतलब व्यापार, टोल टैक्स समझिए, व्यापार शुल्क जिसको लिया जाए। कर व्यवस्था बहुत अच्छी थी। खनन, वन, आयु जैसी आर्थिक गतिविधियों पर किसका नियंत्रण था? राज्य का पूरा नियंत्रण था। ठीक है, फिर गुप्तचर व्यवस्था पर आते हैं। संस्था और संचरा हम बात करते हैं। संस्था मतलब वो जो एक ही स्थान पर गुप्तचरी करते थे, और संचरा जो होते थे घूम घूम कर गुप्तचरी करते थे। तो गुप्तचरी व्यवस्था जो कुछ आधुनिक व्यवस्था है, कुछ कुछ वैसी थी। हमने आपको 2 नाम बताए, गूढ़ पुरुष और रूपा जीवा।
हनी ट्रैप का उदाहरण हमने दिया। फिर न्याय व्यवस्था में न्यायपालिका की बात की जाए तो कंटक शोधन, मतलब क्रिमिनल केसेस को देखने वाला व्यक्ति क्या कहते थे, न्यायालय को क्या कहते थे, कंटक शोधन। और धर्म स्थिति मतलब कि जो सिविल मामलों को देखती थी, मतलब दीवानी मामलों को देखा जाता था, वो था। फिर नगर प्रशासन के लिए अलग से हमने आपको बताया, नगर प्रशासन के लिए क्या महत्वपूर्ण है। मेगास्थनीज की इंडिका इसमें कहता है कि 30 सदस्यों की समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5-5 लोग थे। इस प्रकार 6 समितियां बनी थी, तो पूरे नगर का प्रशासन देखा जाता था। फिर हमने इसका बताया कि प्रांत को चक्र से लेकर ग्राम तक की बात कही गई है। प्रांत मतलब पहले राष्ट्र या साम्राज्य, फिर प्रांत, फिर मंडल, फिर मंडल को क्या कहा जाता था, मंडली व्यवस्था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, विषय, जिला जिसको कहा जाता था, आहार। फिर द्रोणमुख, खारवटिक और संग्रहण की हमने बात की। फिर ग्राम की बात की। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो अब मौर्य प्रशासन लगभग हम लोगों का क्या हुआ, इसमें राजनीति और प्रशासन हम लोगों ने खत्म किया है। 2 चीज और रह जाती है, फिर मौर्य साम्राज्य का पतन हम लोग कर देंगे। 2 चीज क्या रह जा रही है, 2 चीज रह जा रही है मौर्य प्रशासन में। एक है अर्थव्यवस्था, इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग। दूसरा रह जाता है सामाजिक जीवन। फिर हम लोग कल तो संडे है, कल क्लास नहीं होगी, तो अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर चर्चा करेंगे। फिर मौर्य वंश के पतन के कारण देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो उसको अंधकाल इतिहास में शुरू में कहा जाता था, लेकिन जब मार्क्सवादी इतिहासकार आए तो उन्होंने कहा ये अंधकाल या तम का काल, या जिसको कहते हैं ब्लैक एरा नहीं रहा है। केवल राजनीतिक विशृंखलता के आधार पर हम किसी काल को अंधकाल या बिखरा हुआ काल नहीं कर सकते हैं। बिखरा हुआ काल क्यों कहते हैं, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का पतन होता है तो उसमें कुछ देशी राज्य आते हैं, कुछ विदेशी राज्य आते हैं, विदेशी आक्रमण होता है, आप लोग सुने ही होंगे। इंडो ग्रीक आते हैं जिनको हिंद यवन होता है, फिर उसके बाद शक आते हैं, फिर पहलव आते हैं, फिर कुषाण आते हैं, 4 ये होते हैं। देशी राज्यों में बात करेंगे मौर्य के बाद तो उत्तरवर्ती मौर्य जो रहते हैं वो भी शासन कर रहे होते हैं उस समय। शुंग वंश शासन करता है, फिर कण्व वंश करता है, फिर सातवाहन वंश होते हैं। तो काफी जितने में मौर्य साम्राज्य शासन किया था पूरे भारतवर्ष में, उसी समय 8-8 साम्राज्य हो जाते हैं, 8-8 वंश के शासन करते हैं धीरे धीरे क्षेत्रों में। उन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन आर्थिक रूप से सबसे मजबूत काल अगर आप देखेंगे तो मौर्योत्तर काल आपको देखने को मिलेगा। उसका कारण भी हम बताएंगे। मौर्योत्तर काल से ही जो सोने की चिड़िया की संकल्पना आती है भारत की, हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी 2 टॉपिक बाकी है, एक दिन में इसको हम लोग कर लेंगे, फिर आपका जो सारा डाउट रहेगा उसको हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए, जो चीजें ना आए उसको हमसे बताइए, हम उसको मेहनत करके आपको बताएंगे, क्वेरी करिए। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए आपको इतिहास में कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो समस्या हो सकती है। तो आप लोग लगातार वीडियो देखिए, अपना फीडबैक देखिए, दीजिए हमको, जिससे हमारा भी मनोबल हाई हो। और जो भी चीजें आए, वीडियो अगर आवाज मेरा हम थोड़ा रुक के बोलते हैं तो आप लोग 1.25 या 1.5 करके देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं हम लोग डे आफ्टर टुमारो, तब तक के लिए नमस्कार।